नमस्कार। लोक सेवा एकेडमी के इस खास एक्सप्लेनर में आपका स्वागत है। ग्लोबल जियोपॉलिटिक्स की बिसात पर एक ऐसा दांव चला गया है जिसने पूरी दुनिया को हैरान कर दिया है। बैकग्राउंड में तेल रिफाइनरियां धधक रही हैं, समुद्री व्यापार मार्गों पर भारी टेंशन है, मिडिल ईस्ट में युद्ध के बादल मंडरा रहे हैं और इसी बीच भारत के प्रधानमंत्री अचानक यूएई पहुंच जाते हैं। आज हम डिकोड करेंगे भारत की इस नई और आक्रामक ऊर्जा कूटनीति को, जहां रणनीतिक तेल के बड़े सौदों से लेकर आधुनिक रक्षा तकनीक और सुपर कंप्यूटर्स तक बहुत कुछ दांव पर है। तो चलिए सीधे मुद्दे पर आते हैं। अब सबसे बड़ा सवाल, ये यात्रा महज कुछ घंटों की ही क्यों थी? जरा सोचिए, मिडिल ईस्ट में टेंशन एकदम अपने पीक पर है और ऐसे में भारतीय प्रधानमंत्री अपना देश छोड़कर अचानक यूएई जाते हैं, और वो भी आधे दिन से भी कम वक्त के लिए। मतलब इतनी क्या इमरजेंसी आ गई थी? बिना किसी लंबी चौड़ी प्लानिंग के इस सुपर क्विक ट्रिप के पीछे आखिर राज क्या है? इस मिस्ट्री को समझने के लिए जरा इस टाइमलाइन पर गौर कीजिए। चीजें कितनी तेजी से बदली। यात्रा से ठीक पहले इजरायल और ईरान के बीच का तनाव बुरी तरह भड़क रहा था। फिर 13 मई को इजरायली पीएम नेतन्याहू दावा करते हैं कि वो गुपचुप तरीके से यूएई होकर आए हैं। लेकिन कहानी में ट्विस्ट देखिए, यूएई तुरंत पब्लिकली इस बात से साफ इनकार कर देता है। और ठीक इसी गर्मागर्म माहौल के बीच अचानक हमारे प्रधानमंत्री यूएई लैंड कर जाते हैं। ये कोई इत्तेफाक नहीं है, ये एक बेहद नपी तुली चाल है। अब इस पर्दे के पीछे के खेल को समझने के लिए हमें 2022 में बने I2U2 गठबंधन को देखना होगा। इसमें भारत, इजराइल, यूएई और अमेरिका शामिल हैं। अब जरा डॉट्स को कनेक्ट कीजिए। जब इजराइल और यूएई के बीच कूटनीतिक पारा चढ़ा, तो क्या भारत ने बैक चैनल से एक शांत मध्यस्थ यानी मीडिएटर का काम किया? बिल्कुल। ये साफ दिखाता है कि भारत अब मिडिल ईस्ट में सिर्फ बाहर से बैठकर तमाशा देखने वाला देश नहीं है, बल्कि एक बेहद अहम ब्रिज बन चुका है। यूएई के लिए ये दौरा कितना ज़्यादा अहम था, इसका अंदाज़ा आप इसी बात से लगा लीजिए कि जैसे ही प्रधानमंत्री का विमान उनके एयरस्पेस में पहुंचा, उसे आसमान में शक्तिशाली F-16 फाइटर जेट्स ने एस्कॉर्ट किया। ये कोई रूटीन वेलकम नहीं है, ये एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सम्मान और सुरक्षा का प्रतीक है। फिर खुद यूएई के राष्ट्रपति अल नहयान का उन्हें पर्सनली रिसीव करना ये साफ बता रहा था कि दोनों देशों के रिश्ते अब एक बिल्कुल नए लेवल पर पहुंच चुके हैं। मीटिंग में भारत का स्टैंड एकदम क्रिस्टल क्लियर था। हाल ही में यूएई पर जो हमले हुए, भारत ने बिना किसी हिचकिचाहट के उनकी कड़ी निंदा की, जो कि सीधे तौर पर ईरान के लिए एक बहुत कड़ा मैसेज था। इसके साथ ही ग्लोबल ट्रेड के लिए सबसे अहम स्ट्रेट ऑफ हॉर्मस को खुला और सुरक्षित रखने की पुरजोर वकालत की गई। इन क्षेत्रीय तनावों के बीच यूएई ने जिस तरह का जबरदस्त संयम दिखाया है, भारत ने उसकी भी खुलकर तारीफ की। खैर, कूटनीति कितनी भी हो, असल खेल तो इकोनॉमी का ही होता है ना। तो चलिए आंकड़ों पर बात करते हैं। भारत और यूएई के बीच कुल व्यापार करीब $60 बिलियन का है, लेकिन यहाँ एक बहुत बड़ा ट्रेड इम्बैलेंस है। यूएई हमें $40 बिलियन का एक्सपोर्ट करता है, जिसमें जाहिर है सबसे ज़्यादा तेल होता है, और हमारा एक्सपोर्ट है सिर्फ $20 बिलियन का। हमारे ये जो भारी भरकम व्यापार घाटा है और तेल पर जो हमारी निर्भरता है, असल में इसी ने इस अचानक हुई यात्रा की ज़मीन तैयार की थी। और यहीं पर खेला गया पहला बड़ा मास्टर स्ट्रोक। इस छोटी सी ट्रिप में यूएई ने भारतीय बाजार में सीधे $5 बिलियन, जी हां, $5 बिलियन के भारी भरकम निवेश का कमिटमेंट कर दिया। ये सच में एक गेम चेंजर है। ये दिखाता है कि यूएई को भारत की बढ़ती इकोनॉमी पर कितना तगड़ा भरोसा है। और सबसे बड़ी बात, ये हमारे उस ट्रेड डेफिसिट को बैलेंस करने की दिशा में एक बहुत बड़ा और प्रैक्टिकल कदम है। अब आते हैं भारत की असली एनर्जी प्रॉब्लम पर। हमारी ऑयल सप्लाई लाइन की सबसे कमजोर कड़ी है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज। कोई भी युद्ध हो या नाकेबंदी, ये रास्ता कभी भी चोक हो सकता है, और इसका सलूशन यूएई ने एक गजब का रणनीतिक बाईपास निकाला है, फुजेरा पोर्ट। इसकी लोकेशन ऐसी है कि ये सीधे ओमान की खाड़ी में खुलता है। मतलब उस टेंशन वाले हॉर्मुज जलडमरू मध्य में जाने की जरूरत ही खत्म। इस बाईपास को फुल प्रूफ बनाने के लिए यूएई की जो सबसे बड़ी ऑयल कंपनी है एडनॉक, वो बेहद आक्रामक तरीके से काम कर रही है। वो अपने फुजेरा पाइपलाइन नेटवर्क का जबरदस्त विस्तार कर रहे हैं, जो 2027 तक पूरी तरह तैयार हो जाएगा। इसका सीधा सा मतलब ये है कि अब तेल की भारी भरकम खेप बिना उस रिस्की हॉर्मुज रूट से गुजरे सीधे इस सुरक्षित पाइपलाइन के जरिए बाहर निकलेगी। तो भारत के लिए इसका क्या मतलब है? आसान शब्दों में कहूं तो ये हमारी एनर्जी सिक्योरिटी के लिए किसी वरदान से कम नहीं है। इस विस्तार से भारत सीधे फुजैरा पोर्ट से अपना तेल हासिल कर सकेगा। हमने उस हॉर्मुज वाले बॉटलनेक को पूरी तरह से बाईपास कर दिया है।
अब सोचिए, अगर कल को मिडिल ईस्ट में कोई बड़ा समुद्री युद्ध छिड़ भी जाए तो भी हमारी एनर्जी सप्लाई लाइन कट नहीं होगी, क्योंकि हमारा तेल एक बिल्कुल सेफ रूट से आ रहा होगा। इस ऊर्जा कूटनीति में एक और बहुत बड़ा धमाका हुआ। एडियन ओक ने हमारे साथ एक ऐसी डील की है जो सच में हैरान करने वाली है। वो भारत के अंदर ही 30 मिलियन बैरल का एक बहुत विशाल रणनीतिक तेल भंडार यानी स्ट्रेटेजिक रिजर्व बनाने जा रहे हैं। जरा इस बात की गहराई को समझिए। तेल यूएई का होगा, लेकिन किसी भी इमरजेंसी के लिए वो सुरक्षित कहाँ रखा जाएगा? बिल्कुल हमारी अपनी जमीन पर। ये नए स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व मंगलौर और विशाखापट्टनम में बनाए जाएंगे। हमारी इंडियन स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व लिमिटेड के साथ मिलकर ये प्रोजेक्ट तैयार होगा। अभी हमारे पास करीब 40 मिलियन बैरल की क्षमता है और ये नया रिजर्व उसे और बूस्ट कर देगा। तो अगर ग्लोबल मार्केट में कोई भी बड़ा क्राइसिस आता है तो ये रिजर्व हमारे देश के लिए एक बहुत बड़े शॉक एब्जॉर्बर का काम करेंगे। और रुकिए, बात सिर्फ कच्चे तेल पर ही खत्म नहीं होती। ये जो एनर्जी सिक्योरिटी पैक्ट है, इसका दायरा लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस यानी एलपीजी तक बढ़ा दिया गया है। भारत और यूएई ने एलपीजी के स्ट्रैटेजिक स्टॉक बनाने के लिए भी हाथ मिलाया है। क्यों? ताकि कल को अगर इंटरनेशनल मार्केट में कोई उथल-पुथल हो तो कम से कम हमारे घरों की रसोई तक पहुंचने वाली गैस की कीमतों में अचानक से आग न लग जाए। चलिए अब थोड़ा गियर बदलते हैं और रक्षा क्षेत्र की बात करते हैं, क्योंकि इस दौरे में फोकस सिर्फ और सिर्फ तेल पे नहीं था। एक बहुत ही क्रिटिकल एग्रीमेंट हुआ है जिसके तहत अब भारत यूएई को रक्षा उपकरणों की सप्लाई करेगा। यूएई अपने रीजनल खतरों से निपटने के लिए इजराइल के आयरन डूम जैसे सिस्टम्स तो ले ही रहा है, लेकिन अब वो अपनी सुरक्षा के लिए भारत के हार्डवेयर पर भी पूरा भरोसा जता रहा है। ये हमारे रिश्ते को सिर्फ व्यापार से निकालकर एक पक्की हार्ड सिक्योरिटी पार्टनरशिप में बदल देता है। मैरीटाइम लॉजिस्टिक्स के मोर्चे पर भी एक बड़ी छलांग लगी है। भारत के वाडिनार में एक डेडिकेटेड यूएई शिप रिपेयर सेंटर बनाने पर सहमति बनी है। इसका सीधा सा मतलब यह है कि अब यूएई के बड़े समुद्री जहाज़ों की सर्विसिंग और मेंटेनेंस का काम हमारे देश में होगा। ये दोनों देशों के बीच जो एक गहरा ट्रस्ट फैक्टर बन रहा है, उसका एक बहुत सॉलिड सबूत है। और अगर आपको लग रहा है कि बात सिर्फ तेल और हथियारों तक ही है, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। इस पार्टनरशिप ने फ्यूचर टेक में भी एक बहुत बड़ी एंट्री मारी है। दोनों देशों ने मिलकर एक 8 एक्साफ्लॉप का सुपर कंप्यूटर बनाने का अग्रीमेंट साइन किया है, जो कि सच में अविश्वसनीय रूप से शक्तिशाली होने वाला है। ये कदम चीख कर बता रहा है कि भारत और यूएई का विजन सिर्फ आज के संसाधनों तक सीमित नहीं है, बल्कि वो कल की अत्याधुनिक तकनीक पर एक साथ आगे बढ़ रहे हैं। अब इस पूरे सिनेरियो में एक बहुत ही दिलचस्प जियोपॉलिटिकल ट्विस्ट देखिए। जिस वक्त हमारे प्रधानमंत्री यूएई की जमीन पर इन बड़े बड़े रणनीतिक समझौतों पर साइन कर रहे थे, ठीक उसी समय ईरान के विदेश मंत्री नई दिल्ली में बैठे थे। अब कूटनीति में इस तरह के इत्तेफाक बहुत कम होते हैं। क्या ये कोई सोचा समझा मास्टरमाइंड मूव था? क्या भारत बहुत ही खामोशी से ईरान और यूएई इजराइल ब्लॉक के बीच एक शानदार संतुलन बना रहा है? ये अपने आप में एक बहुत बड़ा सवाल है। तो फाइनली अगर हम इस पूरी तस्वीर को एक साथ रखकर देखें, तेल की सप्लाई सिक्योर कर ली गई है, युद्ध वाले रास्तों को बाईपास कर दिया गया है और नए दमदार रक्षा समझौते हो चुके हैं, तो क्या भारत बिना कोई शोर मचाए बड़ी ही खामोशी से इस बदलते ग्लोबल चेस बोर्ड पर मिडिल ईस्ट का नया स्ट्रेटेजिक एंकर बनता जा रहा है? महज चंद घंटों की इस तूफानी कूटनीतिक दौड़ ने ग्लोबल पॉलिटिक्स में भारत की जगह को जिस तरह से हमेशा के लिए बदल कर रख दिया है, वो सच में सोचने पर मजबूर करता है। इस अहम सवाल पर जरूर विचार कीजिएगा। इस एक्सप्लेनर में हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं आपसे अगले गहन विश्लेषण में।